बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, तलख़ी गर्दिश अयाम ना पूछ, सूरत हाल कुछ इसी तरह ही है और आवाम जो है परेशान हाल हैं। बजट भी आ चुका है और हमेशा कहा जाता है कि बजट अवाम दोस्त है, लेकिन अवाम हमेशा इस इंतज़ार में रहते हैं कि बजट से किसी न किसी तरह दोस्ती हो जाए, लेकिन वो दोस्ती नहीं हो पाती। और हर हुकूमत कहती है कि हम जो बजट देंगे वो अवाम दोस्त होगा और बार बार इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि बजट में अवाम के लिए बहुत सारी जो हैं तब्दीलियाँ लाई जाएंगी और बहुत सारी आसानियाँ पैदा की जाएंगी, मगर ऐसा नहीं होता। हमेशा हर बार जो होता है नए टैक्स होते हैं, टैक्सों का एक नया बोझ होता है और लोग जो हैं उस दबाव में फंसते चले जाते हैं, अवाम जो है उस दबाव में फंसते चले जाते हैं। लेकिन हुकूमतें जो हैं वो अपनी मराद कम नहीं करती, अपनी अयाशियाँ, अपनी रंगीनियाँ, अपनी रानाइयाँ, उनमें किसी सूरत कोई कमी वाक़ई नहीं होती, लेकिन हमेशा जो ज़िंदगी बदलती है वो अवाम की बदलती है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में अगर हम सियासी मराहिल की बात करें तो सियासत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और जो हुकूमत ने बजट दिया है सियासी तौर पर देखा जाए तो अवाम के लिए क्या आसानियाँ पैदा होंगी और क्या नहीं होंगी और हुकूमत के लिए कितनी आसानियां पैदा होंगी या नहीं होंगी, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा एजेंडा है वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है। मकासद और अहदाफ क्या हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इदारे कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम को जिस तरीके से लिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से इसको परखा और देखा जा रहा है सियासी जमातों, कुछ सियासी जमातों की तरफ से भी। लेकिन इस मरतबा किसी के घरों को खाली नहीं कराया जाएगा, कोई इस तरीके का ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ये बिलखसूस जो ऑपरेशन है ये उन दहशतगर्दों के खिलाफ है जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी का जीना हराम किया हुआ है और वो जीना इस तरीके से हराम है कि वो करप्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मामलात को देखा जाएगा और जो जिस तरीके से दरामदाद के अंदर बहुत सारी इकॉनमी को प्रॉब्लम और इकॉनमी को बदलने के लिए जिस तरीके से तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं और नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है उन लोगों के ख़िलाफ़, माफिया के ख़िलाफ़। और अज़्म इस्तेहकाम जो है इसके और बहुत सारे मकासद हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान से अगर दरअंदाज़ी होती है और वहाँ पर जो बैठे हुए जितने भी दुश्मन नासिर हैं तो उनके ऊपर भी हमला किया जाएगा, हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से इसको देखा गया वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से देखा गया। और हमारे यहाँ जो एक मखसूस सियासी जमात है, जिस मखसूस सियासी जमात के एक मखसूस चेयरमैन हैं जो कि आज कल कैद में हैं, लेकिन वो मखसूस सियासी जमात जो है हमेशा की तरह इस बात पर डटी होती है कि हमने ना ही करनी है और कुछ भी हो जाए तो हमने ना ही करनी है। आपने उमर अयूब साहब के बयानात को सुना होगा और अपोजिशन ने जिस तरीके से इस्तेहकाम का ऑपरेशन को देखा और जिस तरीके से वो ये बात कर रहे हैं। इसी तरह फजल रहमान साहब के रवैये की भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और फिर उसके बाद अमरीकी कांग्रेस में होने वाली जो करारदाद है उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि एक मुदाखलत की बात हो रही है। एक मुदाखलत कुछ अर्सा पहले थी जिसको एक मैदान में साइफर केस के तौर पर भी हम जानते हैं और मखसूस रहनुमा की हमने बात की तो वही मखसूस रहनुमा जो है हमें जलसों में एक सफ़ा लहराते हुए दिखाई देते थे और कहते थे कि ये अमरीकी मुदाखलत है, ये अमरीकी मुदाखलत है, लेकिन उस तरीके से हमें मुदाखलत नज़र नहीं आई। लेकिन अब की मरतबा हमें मुदाखलत जो है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में नज़र आ रही है और वो मुदाखलत जो है वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में जिस तरीके से करारदाद पेश की गई और उस करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान के इंतखाबात जो हैं वो मुतनाज़ हैं और हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये मुदाखलत जो है ज़ाहिर सामने नजर आ रही है। लेकिन वही मखसूस सियासी जमात जो है वो कहती है कि हम इस पर इस करारदाद को के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी जो कौमी असम्बली में करारदाद उस करारदाद के खिलाफ लाई गई उसके साथ उन्होंने देने से इनकार किया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर उनके दौर की बात की जाए तो तब अमरीकी मुदाखलत थी और अब जब वाज़ेह चीजें हो रही हैं तो तब अमरीकी मुदाखलत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इस इलेक्शन में वो अपोजिशन में है। अब सारे मरहले पर और सारे सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि कौमी मुफादात हमारे कहाँ होते हैं। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। जनाब सज्जाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करूँगा। जैसे कि मैंने आगाज़ में ही बजट के हवाले से कहा, तो मैं क्या देख रहे हैं बजट के सियासी असरात क्या होंगे जो मौजूदा हुकूमत है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है बड़ा अवाम दोस्त बजट है, लेकिन अवाम जो है वो पहिया जाम हड़ताल करने को तैयार है। एहसन रज़ा साहब बहुत शुक्रिया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ معاشی حالات پاکستان کے بہتر نہیں ہیں اور آنے والا بجٹ IMF کے مشورے پہ بنا ہے, ان کی منظوری سے بنا ہے, لہٰذا وہاں کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہاں پر غربت کیا ہے, مہنگائی کتنی ہے, دودھ کس طرح لوگوں کو ملتا ہے, ہر آدمی بیمار ہے, دوائی پر کتنا ٹیکس لیا جاتا ہے, بجلی اگر پانی سے 3 روپے بنتی ہے تو آپ کو 65 روپے دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر نہیں. ان کے پیش نظر صرف اتنی بات ہے کہ ہماری رقم ہمیں ملے, ہمیں رقم ملے, یہ اپنا کاروبار چلائیں, اس میں سود ہمیں ملے, یہ ایک بات ہے. اور حکمران اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود سود لے رہے ہیں, سود دے رہے ہیں, اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ سود لینا, سود دینا اللہ سے جنگ ہے, اور جب تک یہ اللہ سے جنگ ختم نہیں کریں گے حالات بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں مہنگائی فوری طور پہ بڑھ گئی ہے. آپ 10 کلومیٹر اگر دور جائیں تو آپ کو روڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے, موٹر وے پہ آپ کو دینا پڑتا ہے, جتنے ڈیم بنے ہیں لوگوں پر ٹیکس لگا کر پیسے لے کے ڈیم بنے ہیں, اس سے جو بجلی بنی ہے وہ آپ کو ڈبل ٹرپل قیمت پہ دی جا رہی ہے. آج ہر گھر میں گیس کا سلنڈر استعمال ہو رہا ہے, اس کا مطلب گیس ہے نا, تو آپ لوگوں کو گیس, سوئی گیس کیوں نہیں دیتے, کنیکشن کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ وہ ایک مافیا ہے, جس مافیا نے کہا کہ سوئی گیس کے کنیکشن بند کرو, 2000 روپے کا سلنڈر 6 سے 7000 روپے میں ملے گا اور کھربوں روپے بنیں گے, اربوں روپے رشوت دی گئی ہے. عوام کے بارے میں کوئی سوچتے نہیں ہے. ایلیٹ کلاس ہیں, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے ہیں, ٹھنڈی سرکاری گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, سرکاری ان کے پاس ملازم ہے, حکومتی مراد آسائشیں نہیں کم ہوئیں قریشی وہ صاحب. نہیں, یہ ظالم لوگ ہیں. یہ حکومتیں الگ چیز ہیں, یہ ایک ظالم لوگ ہیں. نہ ان کو ریاست کا پتہ ہے کہ ریاست کس کو کہتے ہیں, نہ ان کو تاریخ کا علم ہے, نہ ان کو جغرافیے کا علم ہے, نہ یہ کسی بات کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں کہ ملکی حالات کیا ہے. غریب آدمی پٹ گیا ہے, ٹی وی چینلوں کو حال دیتے ہیں, اخبارات دیکھیں, پورے نہیں ہوتے, ان کے پیسے نہیں پورے ہوتے. بجلی اگر یہاں چلتی ہے کسی چینل میں تو کتنا بل آتا ہے؟ کیا اس بل کے مطابق اشتہارات ملتے ہیں؟ نہیں ملتے. لیکن وہ لوگ مجبوراً کہتے ہیں کہ چلو لوگوں کا, ہزاروں لوگوں کا رزق لگا ہوا. تو ملک تنزلی کی طرف جا رہا ہے, اور سیاستدان سیاست پہ سیاست بیچ رہے ہیں. ہر آدمی سیاست بیچ رہا ہے, جس کو عہدہ مل جائے اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے. جو ہی اس کو عہدہ نہیں ملے, اقتدار نہیں ملے گا, اختیار نہیں ملے, وہ کہتا ہے ہر چیز بھاڑ میں جائے. ملک کا, وطن کا اور ملت کا, قوم کے بارے میں کوئی آدمی سوچنے کے لیے تیار نہیں. بالکل سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. جناب سجاد انور صاحب سے بھی میں ان کے ریمارکس لے لیتا ہوں. سجاد انور صاحب, ہم نے بڑا سنا کہ بجٹ عوام دوست ہے, اور ہر حکومت آتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے جب بھی وہ بجٹ دیتی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ بجٹ کی اور عوام کی کبھی دوستی ہو پائے. لیکن آپ اسے سیاسی تناظر میں فرمائیے گا کہ اس حکومت کی, موجودہ جو حکومت ہے, اس کی ساکھ کے اوپر جو انہوں نے بجٹ دیا ہے وہ کتنا اثر انداز ہوگا, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں عوام دوست ہے لیکن عوام کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار ہے. حکومتوں کی ساکھ پہ کیا فرق پڑتا ہے, کیا نہیں فرق پڑتا, یہ تو اس کو تو میئر کیا جا سکتا ہے الیکشنز میں ہی عام طور پہ. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ جنہوں نے کام بہت زیادہ کیے ہوتے ہیں, لوگوں کو ڈیلیور کیا ہوتا ہے, وہ بعض اوقات الیکشن میں پٹ جاتے ہیں, اور وہ جنہوں نے کوئی خام خواہ کا نیریٹو بنایا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں. تو 1 سال پہلے جو بندہ سارے ضمنی الیکشن ہار رہا ہوتا ہے, پھر الیکشن سارے جیتنے شروع کر دیتا ہے. تو بعض ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پاکستان کے عوام اپنی مصیبتوں, دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود اس ملک کو ان عذابوں سے باہر نکالنا بھی چاہ رہے ہیں, یا وہ ہمیشہ تماشبین کا ایک کردار ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور اس کے نتیجے میں جو اوپر اشرافیہ ہے, خواہ وہ سیاستدان ہوں, خواہ وہ بیوروکریٹس ہوں, خواہ وہ جرنیل ہوں, خواہ وہ آپ کی انڈسٹریل کلاس ہو, وہ سارے جو ہیں وہ جیسے ودود قریشی صاحب نے کہا کہ وہ تو اپنی ایک پرمسرت زندگی جی رہے ہیں. لیکن پاکستان کے عوام کو بھی کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ الیکشنز میں جو فیصلے ہوتے ہیں عوام جس طرح کی لیڈر بہ جاتی ہے, بعض اوقات ان زمینی حقیقتوں کی تکلیف کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم اپنے. ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ ایک مداخلت اس وقت تھی, ایک مداخلت آ جائے, اس کو تسلیم نہیں کر رہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ, اور سب کو پتا ہے کہ پچھلی حکومت جو PTI کی تھی, انہوں نے کتنی بڑی تعداد میں قرضے لیے, کہاں سے پیسہ نہیں دیا, اور آپ کا ملک چل قرضوں پہ رہا ہے. دیکھیں اس ملک کی جو ٹوٹل اکانومی ہے
وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے اس میں سے 70 روپے تو آپ نے لوگوں کے ٹیکس دینے ہیں جو واپس کرنے ہیں قرضوں کی صورت میں، 30 روپے بچتے ہیں، اس میں سے 70% یا 65% آپ نے ملٹری کو دے دینا، واپس آپ کے پاس 10-15% بچتے ہیں جس میں آپ نے حکومتیں بھی چلانی ہیں، آپ نے صوبوں کو بھی پیسے دینے ہیں، آپ نے اپنا سارا سسٹم بھی چلانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑا ایک فائنینشیل میس ہے، یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو بجٹ ہے اس سے کوئی زیادہ ایکسپیکٹ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کو تو آئی ایم ایف نے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو انہوں نے پروگرام دینے سے انکار کر دیا تھا، پھر بہت لوگوں کے ساتھ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا انہوں نے، ان کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں۔ پاکستان خود جاتا ہے ان کے ساتھ پاس کہ ہمیں ادائیگیوں میں توازن کے لیے فنڈز چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو ٹھیک کرو۔ ہم تو ایسا ملک ہیں کہ ہمیں امریکن سپورٹ کرتے رہے، ہم نے اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا، لیکن ایف اے ٹی ایف کا انہوں نے جب تلوار چلائی تو ہم نے اپنے خرچ پہ چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس عرصے میں اپنی بلیڈنگ نہیں روکی، اپنی سرحدوں کو سیکیور کیا، ہم نے اسمگلنگ کو نہیں روکا، ہم نے جو اسٹاک مارکیٹ، یہ جو آپ کی ہے کرنسی مارکیٹ، اس میں جو ان کو نہیں روکے، لیکن جب مجبوری پڑی تو ان کو روکنا پڑا۔ ہم نے دہشت گردی کا اس طرح سے سدے باب نہیں کیا 25-30 سالوں میں جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اور آج جب ہم بالکل ایک نیک پہ پہنچ گئے تو ہم کہتے ہیں کہ ضرب عزم اور یہ جو عزم استحکام، ڈاکٹر سجاد انور صاحب عزم استحکام کی جانب میں آتا ہوں، میں اس کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کا تو سیاسی نعرہ یہی تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، جیسا آپ نے بھی کہا کہ پچھلی حکومت نے بہت زیادہ قرضے لیے اور ضرورت سے زیادہ قرضے لیے اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن موجودہ حکومت بھی تو آئی اسی سیاسی نعرے سے ہے۔ نہیں تو وہ کہاں سے آپ کو دے گی؟ کوئی بھی حکومت کہاں سے دے گی؟ جب تک آپ ڈالر نہیں کمائیں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے اپنا حصہ نہیں اٹھائیں گے، جب آپ کے پاس کروڑوں کی تعداد میں کوئی 7-8 کروڑ انسکلڈ نوجوان ہیں جو کہ نوکری کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ ہیں جن کے پاس انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے کوئی شیئر اٹھانے کے وہ قابل نہیں ہیں، جب آپ نے ٹورزم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، آپ کی ویزا رجیم اتنی خراب ہے کہ باہر سے کوئی آ ہی نہیں رہا، یہاں پہ سیکیورٹی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ 2-3 ہفتے کے بعد 4 ہفتے کے بعد ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کا کہیں باہر سے کوئی ٹورسٹ آنے سے پہلے وہ جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ وہیں رک جاتا ہے۔ تو کچھ چیزوں کو ہماری ریاست کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی حکومت آ کے کوئی معجزہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی آ جائے، وہ انہی حقیقتوں کے ساتھ ہی ساری حکومتوں کو چلنا پڑتا ہے۔ میں کسی ایک حکومت کو دوش نہیں دیتا، پاکستان کی جو مالیاتی اس وقت کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ کوئی بھی آ جائے گا تو اسی سے ملتا جلتا ہی بجٹ دے گا۔ صحیح، کوئی بھی آئے گا تو اس کو مشکلات کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ شنیلا عمار صاحبہ، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اگر عوام سڑکوں پر نکل آئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت تیار ہے عوام کو سڑکوں پر دیکھنے کے لیے؟ شکریہ احسن، بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا تھا تو اس سے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ یہ بجٹ بڑا سخت بجٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایکسٹرنل فزیکل گیپ ہے وہ آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، اور سوائے چائنا کے جو کوئی بھی دوست ملک تھا وہ آپ کو کوئی بھی امداد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جب تک کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جاتے۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ساگدار صاحب نے جتنا اس کو ڈیلے کر رہے تھے وہ ڈیلے کرتے جا رہے تھے تاکہ عوام کو ریلیف دے سکے، لیکن اس کے بعد ہم ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا، اس کی وجہ سے پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا، مہنگائی 45% کے اوپر آپ کی چلی گئی تھی، اور پھر ہمیں ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی شرائط پہ کرنا پڑا جس کے بعد آپ کی اکانومی میں سٹیبلٹی آئی۔ اسی وجہ سے یہ جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف نے آپ کو ڈکٹیٹ کروانا ہی کروانا تھا، کیونکہ آپ نے اس کے پروگرام میں جانا، آپ کو اس کی باتیں ماننی پڑیں گے، لیکن آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف غریب انسان کے اوپر بجٹ لگا دیں یا غریب جو ہے اس کو ریلیف نہ دیں۔ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں۔ اب ہمارے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ریٹیلرز ہیں، کیوں نہیں ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگتا اور ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے، جبکہ ان کی ہزاروں کی لاکھوں کی آمدنی ہے ماہانہ، لیکن وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں 750 ارب کا سیلز ٹیکس کے اندر چوری ہو رہی ہے ٹیکس کی، اس ٹیکس چوری کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟
जो आपकी बिजली की चोरी होती है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा, आपकी गैस की चोरी है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा सबसे कम जो है बिजली का बिल पे करता है। आपकी सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जाए तो 70% रिकवरियां हैं, 40% वहां पे बिजली की चोरी हो रही है। पंजाब में 90% जो है वो बिजली रिकवर हो रही है, तो ज्यादातर बिजली का जो बिल है वो पंजाब पे कर रहा होता है। तो इसी वजह से अवाम फिर ये भी तो देखती है ना कि आप उधर भी रिलीफ दे रहे हैं, वो बिजली चोरी कर रहा है, दूसरे चोरी कर रहे हैं, और जो बिल दे रहे हैं आप उनको ज्यादा से ज्यादा बिल डालें। इसी तरह सैलरी क्लास के साथ भी यही हो रहा है कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड आपके यहाँ पे कम्युनिटी है वो है सैलराइड क्लास है। आप उसी के ऊपर जो बजट के अंदर टैक्स जो है वो बढ़ाते जाते हैं। अभी जो सुपर टैक्स लगाया है इसका बहुत ज्यादा जो है ना वो रद्दअमल आएगा, और इसी वजह से आज वज़ीर खजाना को कहना पड़ा है कि जैसे ही हमें कोई रिलीफ मिलेगा हम सैलरी क्लास को रिलीफ देंगे। तो बजट मुश्किल है, लेकिन इशराफिया को अपने खर्चे कम करने होंगे। अब आप कौमी असेंबली के अंदर अगर आप जो अरकान हैं उनकी मराद को बढ़ा देते हैं, उनके लिए 8 टिकट जो उसको बढ़ा देते हैं, तो फिर जो अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठी होती है ना, तो फिर वो सवाल करती है कि हम ही से क्यों। अगर आप जजों को, जनरलों को, ब्यूरोक्रेट को फ्री बिजली देंगे, उनको फ्री पेट्रोल देंगे, तो अवाम पूछेगी हम ही से क्यों फिर सारी कुर्बानी मांगी जा रही है। तो ये हुकूमत को ये बजट इसी तरह ही लाना था, ये बजट इसी तरह का ही होना था। रिलीफ इतनी जल्दी नहीं मिल सकता क्योंकि आपकी इकोनॉमी में बहुत मैस हो चुका हुआ है। जब पीटीआई की हुकूमत थी और कोरोना के दिनों में उनको आईएमएफ से रिलीफ मिला था और इकोनॉमी में, तो उन्होंने क्या किया, $3 अरब ऐसे बिजनेसमैनों में बांट दिए जिनको आपने कर्जे मुफ्त में ही दे दिए। फिर उनको इंपोर्ट के ऊपर इतनी ज्यादा छूट दे दी कि आपका इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट जो डेफिसिट था वो ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिर जाते जाते जो कारनामा किया कि पेट्रोल की कीमत को फिक्स कर दिया, बिजली की कीमत कम की, आईएमएफ ने अपना मुआहदा खत्म कर दिया। अच्छा शनीला मार साहबा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, शनीला मार साहबा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मजीद इस पर थोड़ी सी बात करूंगा मैं। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट के हवाले से बात हो रही है। जैसा ब्रेक्स पर जाने से पहले शनीला मार साहबा ने कहा कि अवाम की तरफ से अब सवाल ये उठने लगा है कि हम ही क्यों। तो डॉक्टर वदूद कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपके सामने भी वही सवाल रखूंगा जो शनीला मार साहबा ने जवाब देते हुए रखा कि अवाम कहती है कि अब हम ही क्यों। और मैंने पहले भी आपसे कहा, अशराफिया की भी जब बात की तो अशराफिया पे टैक्स नहीं लगता। हुकूमत जो अपनी मरात है, हुकूमत के जो अपने मामलात हैं उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता, ले दे के अवाम ही बचते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग जो सबसे ज़्यादा आपको टैक्स पे कर रहे हैं, यानी कि तनख्वाहदार तबका जो अपनी तनख्वाहों में से टैक्स पे किए जा रहा है, हमेशा वही बोझ तले आके पिसता है। क्यों? अहमद एहसन रज़ा साहब, बुनियादी तौर पे हम एक बताई हुई राह पे नहीं चलना चाहिए। कोई टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स वसूल करो। भाई ये बताओ कि जिसके लिए टैक्स लेके आप उस पर सूद देना चाहो, पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया ये पता है। गिलगित का बंदा हो, पिंडी का हो, बलूचिस्तान का बंदा टैक्स देगा किस लिए कि जी नारोवाल में 9 अरब रुपये पे स्टेडियम बन रहा है, और वो उसमें क्या आप क्रिकेट जीते हैं, हॉकी जीते हैं, कौन सी गेम है जो आप जीत रहे हैं? सारे मुल्क से आप अरबों रुपया लेके नारोवाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाओ। बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी कि वो 7 अरब में बनना था, अब 18 अरब में बनेगा। गरीब आदमी मर रहा है, दवाई उसको मिल नहीं रही, घर में चीख रहा है, गैस नहीं दे रहे, बिजली महंगी, इसलिए कि नारोवाल में एक स्टेडियम बनेगा, उस स्टेडियम पे करप्शन होगी, माल खाएंगे, ठेकों में कमीशन खाएंगे। इसी तरह आपने मेट्रो लाहौर में बनाई, आपको ग्रीन ट्रेन बनाने की क्या ज़रूरत है? सारी कौम पैसे दे के नारोवाल में बनेगा, ग्रीन ट्रेन बनेगी, फलां जगह सड़क बनेगी, बनी हुई सड़कों को रातों रात बना रहे हैं। पैसा बाहर से उधार पे लेते हैं, लोगों से सूद वसूल करते हैं और अपनी अय्याशी के लिए रोड बना रहे हैं, अपने कमीशन के स्टेडियम में। एक काम बताएं कि जो आपने पैसा लिया है वो आवाम पे लगा है, एक पैसा। आपने नीलम जलम बनाया, डे फर्स्ट हर बिल में आपने नीलम जलम पैसा वसूल किया है। बताएं नीलम जलम से पैदा होने वाली बिजली का आवाम को रिलीफ मिला? नहीं मिला, 6 गुना आप ज़्यादा पैसा। तो ये पैसा गया कहाँ? सवाल ये नहीं कि जी गरीब टैक्स नहीं देता, वो जी रिटेलर नहीं देता, जी वो देखें टैक्स जो है वो ज़राअत वाले। भाई ये बताओ कि जो कर्ज दिया है कहाँ गया है? हमें ये बताओ कि कर्ज किस जगह लगा है, उसका आवाम को फ़ायदा क्या है जिसका आप हमसे टैक्स ले रहे हो? हमेशा से टैक्स हमसे लोगे, अय्याशी आप करोगे। अब एक साहब गए हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, कितने अरब रुपया खर्च किया। अब जो बाहर जा रहे हैं कितने, जिसको मर्जी चाहे जिस ओहदे पे एक्सटेंशनों के चक्कर में आप मुल्क तबाह कर बैठ रहे हो।
اور اپنی مراد کے لیے اور آئینی ترمیم کر رہے ہو. نہ کوئی اصول ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ قانون کو مانتے ہو، نہ آئین کو مانتے ہو. عوام سارے کو کوئی ریلیف دے پائیں گے؟ نہیں دے پائے. عوام کو تو ذکر نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ عوام سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول. دیکھ ریٹیلر سے ہم ٹیکس لیتے ہیں، وہ کس پہ ڈالے گا؟ عوام پہ ڈالے گا. آپ نے زراعت والوں پہ ٹیکس لگاؤ گا، کیا کرے گا؟ اجناس کو مہنگا کرے گا. آپ کیا یہاں بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ بجلی کا مہنگا ہونا ہے؟ بجلی کا مہنگا ہونا کہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پروڈکٹ پیدا کرے دنیا میں بیچ نہیں سکتا، کمپیٹ نہیں کر سکتا. لہٰذا جب تک اس کی قیمت یہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں فوری طور پہ مال بناؤ، دبئی میں پلازے بناؤ، برطانیہ میں، فرانس میں پلازے بناؤ، اپنی فیملیوں کو شفٹ کرو، یہ قوم بھاڑ میں جائے. جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی کہ کہاں پیسہ خرچ ہوا، کتنے میں خرچ ہوا، ایک بہت بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت. باقی وہ جو آپ یہ کہہ رہے تھے استحکام اور یہ دنیا امن کی طرف جا رہی ہے. آپ عزم استحکام کے جنگ کے چکر میں کتنے آپ نے کیے آپریشن، کیا ختم ہوا؟ آپ کھڑے ہوں، عوام پہ اعتماد کریں. ایک ایک دہشت گرد کو لوگ پاتال سے نکال کے بلائیں گے، یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد. وہ عزم استحکام کی آپ نے بات کی ہے تو پروگرام کا دوسرا حصہ عزم استحکام کے اوپر ہی ہے. میں اسی طرف گفتگو کا محور موڑنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اس عزم استحکام کا مطلب لیا جا رہا ہے وہ مطلب و مقصد نہیں ہے کہ جس طریقے سے پہلے والے رد الفساد آپریشن ہوئے اور دیگر آپریشن کیے گئے یہ اس طریقے سے آپریشن نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو ان دہشت گردوں کو اور ان مینیپولیٹرز کو اور مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. صاحب اس کے پیچھے بھی ایک پورا ایک فلسفی ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ چھٹی ابلاغی جنگ ہے. ہاں، کس کام کے لیے؟ اس لیے کہ جہاں جنگ کا ذکر آئے گا ایک فائل بنے گی، ریپ ٹیپ لگے گا، اس کا آڈٹ کوئی نہیں ہوگا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو، پولیس کو امپاور کریں، لوگوں کو امپاور کریں، کمیٹیاں بنائیں، لوگوں کو پڑھ پاتال کو تھانوں میں لے کے جائیں کہ بھائی دیکھو اس معاشرے میں ہوا ہے. جو آدمی رشوت لیتا تھا، کرپٹ تھا، لوگ رشتہ داریاں نہیں کرتے. کسی گھر میں ایک دہشت گرد آ جائے، لوگ کہتے تھے فلاں آدمی آیا. آپ لوگوں کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. پولیس ان کا احترام کرے، ہر آدمی کی بات کرے. لیکن سر یہ جو آپریشن ہے یہ صرف دہشت گردوں کے خلاف نہیں، مافیا کے خلاف بھی ہے. مافیا کے لوگ تو یہ قانون بنا رہے ہیں. مافیا کے لوگوں کو کون پوچھے گا؟ آپ چینی مافیا کو پوچھیں گے، آپ آٹا مافیا کو پوچھیں گے، آپ گندم مافیا کو پوچھیں گے، آپ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے والے جو مافیا ہیں ان کو پوچھیں گے، اتنی فیکٹریوں والوں کو آپ پوچھیں گے، کھاد بنانے والوں کو آپ پوچھیں، کون سے مافیا کو؟ یہ سب ایک اوپر کی سطح کی بات ہے. لوگوں کو امپاور کرو کہ ہر شریف شہری کی پولیس احترام کرے گا اور فون کر کے بتائے گا یہاں چور ہے، یہاں ڈاکو ہے، یا دہشت گرد ہے، یہ ذخیرہ اندوز ہے. لوگ خود نشاندہیاں کریں گے. آپ اس چکر میں ایک فورس بناؤ گے، لوگوں کو کرو گے، پھر اس کے لیے الگ بجٹ لو گے. پتہ لگا کہ لون لیا گیا جناب اتنے خراب روپیہ، وہ جناب ہم نے دہشت گردی کے جنگ میں لگا دیے. استحکام، بھائی پاکستان کو اللہ نے استحکام بخشا ہوا ہے، آپ اس کو استحکام ہونے تو دو. کو خوف خدا کرو، لوگوں کو تو امپاور کرو. لوگوں کو اگر امپاور کرو گے، لوگ اس پرابلم سے، گیس پہ، بجلی پہ، دوائی پہ، ظلم اور زیادتی سے لوگ نکلیں گے. ایک ایک قدم پہ موٹر سائیکل کو پکڑتے ہیں، پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک ایک ڈاکو کو پکڑتے ہیں، پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. سامنے پولیس کو رونتا ہے، دوسرے دن ضمانت کر کے باہر آ جاتا ہے. جس میں خواہ جج ہیں، خواہ جرنلسٹ ہیں، سارے لوگ اس قوم کا جب تک قبلہ درست نہیں کرتے بطور مسلمان، ان کو بتاتے نہیں کہ آپ کی اقدار ہیں. یہ فلانا جی سر قوم کا قبلہ تو اس وقت درست ہوگا جب حکومتیں اپنا قبلہ درست کر پائیں، کیونکہ ان کا اپنا قبلہ درست نہیں ہے. سجاد انور صاحب فرمائیے کتنا اتفاق کرتے ہیں عوام کو امپاور کرنے کے حوالے سے، اور ڈاکٹر ودود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کا قبلہ درست کرنے کی بات ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے تو حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں. اور سر یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے آپریشن عزم استحکام کی بات کی، اور جب پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کیا گیا، تو کیوں نہیں کنٹرول کر پاتی؟ کیونکہ ابھی ہمارے وزیر دفاع بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ سیاسی حکومتیں ہیں جو کنٹرول نہیں کرنے دیتی، اور کنٹرول ان سے ہو بھی نہیں پاتا، اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ دہشت گردوں کا کلا کما کرتے ہیں، اور سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو وہ پھر ان کو پاور دے دیتی ہیں. دیکھیں، آپ کوئی ایک انوکھا ملک نہیں ہے دنیا کا. ساری دنیا میں گورننس سسٹمز ہیں اور ساری دنیا نے ترقی کی ہے. اگر آپ پارلیمانی نظام کے اوپر اور پارلیمانی اور یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر بلیو نہیں ہم کریں گے، اور ہم اس گورننس سسٹم کو امپاور نہیں کریں گے،
तो हम इसी तरह भटकते रहेंगे। मुझे ये बताएं कि यूएई इस्लामी मुल्क नहीं है, वहाँ पे कोई चिड़िया बताए कि पर मार के बताए, कोई दहशतगर्द जाके घुस के दिखाए। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वो मुल्क हैं, तुर्की, इन्होंने तरक्की की है, मुसलमान होते हुए तरक्की की है। हम बदकिस्मती से, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बातें बहुत करते हैं, दहशत गर्दों को हम लोगों ने अपने घरों में जगह दी है। हम हमारे घरों से निकल के वो जाके चीनी जो उनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं और चीन के इंजीनियर्स हैं उनको कत्ल करते हैं। वो एलियंस नहीं है, वो खला से नहीं आते। और ये जो आपने सारी जिंदगी ये जो सोचा था कि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के साथ दुश्मनी है, तो ये जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ हमने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की, जहाज को लॉन्च किया ज़ियाउल हक के बाद से लेकर आज तक, उन दहशतगर्दों के खैरखा हमें हर जगह पे मिलते हैं। उनसे पूछें कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं पाकिस्तान के इन सारी जंगों पे, लेकिन आज भी वहीं से आग आ रही है। तो जब तक आप अपने अदारों पर, अपनी हुक्मरानी का जो भी आपका ढांचा है उसको इसी तरह ललकारते रहेंगे और लोगों की एम्पावरमेंट के नाम पे एक इंतशार पैदा करते रहेंगे, तो आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। देखिए, मुझे ये बताएं कि आप नौजवान आदमी हैं, कितने आप फॉरेनर्स देखते हैं पाकिस्तान में, बाहर से आते हैं, कितने लोगों का इंटरेस्ट, पाकिस्तान का इंप्रेशन क्या है दुनिया के सामने। ये जो 2-4 साल की हुकूमत की बात है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप पिछले 30-35 साल का निकाल दें अपना। तो जब तक हम अपने बुनियादी फैसले नहीं करते और इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकलते, जब तक हम ये दहशत की शिद्दत पसंदी, आप कहते हैं जी कि लोग सजा देंगे, मैंने तो देखा है कि लोग जाते हैं और मासूम लोगों को, एक बंदा इल्जाम लगाता है और मासूम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है। तो जो मॉब जस्टिस है, जिसको एनकरेज किया जाता है, वो मॉब जस्टिस इधर इंडिया में भी हमने देखा है, वहां मुसलमानों का, ईसाइयों का कत्लेआम हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा मिनॉरिटीज का कत्लेआम हो रहा है। तो भाई, ये जो अवाम को एम्पावर करने की जो भी बात करता है, तो अवाम को हकूक मिलने चाहिए, अवाम को का हक मिलना चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवाम ही मुंतखब करके पार्लियामेंट में लोगों को भेजती है, अवाम ही मुंतखब करके लोगों को सेनेट में भेजती है। एक सिस्टम के तहत जाते हैं, एक सिस्टम के तहत आपके फौज चल रही है। उन सिस्टम्स को हमें ठीक करने की जरूरत है, ना कि एक इंतशार पैदा कर दें और लोगों को उकसा दें कि वो ना तो टैक्स दें, ना वो इस हुकूमत को माने और वो धड़ेबंदियां करें। वो जो अफगानिस्तान में जैसे वॉरलॉर्ड्स बैठे हुए हैं, उसी तरह का यहाँ पे हाल हो गया, तो यहाँ पे और ज्यादा खराबी पैदा हो जाएगी। तो सारा बोझ उठा के हम अगर हुक्मरान तबके पे या किसी एक पे डाल दें, नहीं, हमारे लोग बड़े अरसे से तमाशबीन हो चुके हैं। वो पाकिस्तान की अपनी मुसीबतों के बावजूद, वो पाकिस्तान जब सही रास्ते पे जा रहा होता है, यहाँ जब डिक्टेटरशिप आती है तो जमहूरियत की स्ट्रगल हो रही होती है, जब जमहूरियत आती है तो डिक्टेटरशिप के लिए आवाजें बुलंद हो रही होती हैं। ये किस्मती है, ये जो विदिन हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स और इंतशार हैं और अपने आइन की इज्जत नहीं करते हम, उसका नतीजा है कि हम IMF के मकरूज हैं, हम इस्लाम अपने दोस्त मुल्कों से जाके पैसे मांगते हैं, चीन से पैसे मांगते हैं। जब वो कहते हैं कि आपके पास वर्किंग प्लान क्या है, तो हम कहते हैं हमारे पास कोई वर्किंग प्लान नहीं। जब वो कहते हैं अपने मुल्क में सिक्योरिटी को ठीक करो, तो जब सिक्योरिटी ठीक करने लगते हैं तो वो कहते हैं जी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो हमें कुछ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे दुनिया की कौमों ने अपने सिस्टम्स बनाए हैं, हमें भी सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। सिस्टम की क्लैरिटी बहुत सख्त जरूरत है। सजाद अनवर साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, मजीद इसी पे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात का सिलसिला जारी है और इसके ऊपर बहुत सी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, जबकि हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है और सिक्योरिटी इदारों को भी सामने आके कहना पड़ा कि ये उस तरीके से ऑपरेशन नहीं है जिस तरह
जहां साबका ऑपरेशन हुए हैं, इसी पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शनीला अम्मार साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा, आप फरमाइएगा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम मकासद अहदाफ जो हैं वो सिक्योरिटी इदारों को आकर वाज़े करना पड़े, क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो है इसका मफ़हूम वाज़े करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही? और इसी तरह जो हमारे सियासतदान हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपनी सियासी खींचातानी में रहते हुए इस ऑपरेशन को भी मुतनाज़ बनाकर बात कर रहे हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात की जाए, फेडरल में मौजूद हुकूमत की बात की जाए, और पंजाब तो है ही फेडरल के साथ, तो सारे के सारे ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को इस तरीके से देख रहे हैं कि वो अपने सियासत को चमका लें, लेकिन उसके मकासद को, उसके अहदाफ को वाज़े नहीं कर पा रहे, और सिक्योरिटी इदारों को ये कहना पड़ा कि ये वैसा ऑपरेशन नहीं है जैसा आवाम समझने लग पड़े हैं। देखिए, एक तो हुकूमत के लिए ज़रूरी ये था कि वो तमाम जमातों को एतमाद में ले लेते, पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग करवा लेते, जहाँ पे सिक्योरिटी इदारे आके ब्रीफिंग दे देते तमाम जमातों को कि जी हम ये ऑपरेशन करने चले, जैसे माजी में भी हुआ है, हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, ये हमारे अहदाफ है। तो मेरा ख्याल में ये इतना तनाज़ा खड़ा ना होता। जहाँ तक बात है एक मखसूस सियासी जमात पीटीआई की, तो देखिए पीटीआई अगर हम 2013 से शुरू करें तो उस वक्त से ही वो हमेशा ऐसे तमाम ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे, क्योंकि जो इमरान खान साहब है उन्होंने तो तालिबान को अपने भाई भी करार दिया हुआ है, उन्होंने तो उसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट के अंदर शहीद भी कह दिया हुआ है। फिर वो अपने दौरे हुकूमत में खुद मानते रहे कि हमने 40,000 जो तालिबान थे वो लाके खैबर पख्तूनख्वा में बसाए थे। अब वही तालिबान हैं जो आपके गली मोहल्लों में पहुंच चुके हुए हैं, और उनका मुकाबला करने के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस है उसके पास कोई हथियार नहीं है। सीटीडी को जितना भी आपने बजट दिया है, वो बजट क्या, उनके पास तो अपनी बिल्डिंग तक नहीं, रेंट पे वो रहते हैं। और हर दूसरे दिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो रहा था। आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक जज अगवा हो जाता है, उसको 5 करोड़ रुपया तावान दे के छुड़वाया जाता है, तो पुलिस कहाँ पे मौजूद है? इस वक्त तक जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जी डेरा इस्माइल खान हो गया, बन्नू हो गया, वहां पे तो रात को हुकूमती तालिबान की है, तो क्या ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? हाँ, ये जरूर है कि अब क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। एक डिक्टेटर आता है तो वो उनको कह देता है ये जी मुजाहिद हैं, ये हमारे एसेट्स हैं। दूसरा डिक्टेटर आता है तो कहते हैं नहीं जी ये दहशतगर्द हैं। तो ये एक क्लैरिटी खत्म करें, गुड तालिबान बैड तालिबान की बहस को खत्म करें। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। आपने उसका, जो आपके कानून को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता, आपके लोगों को शहीद कर रहा है, आपने उसके साथ सख्ती से निबटना है। हमारे सामने दुनिया की मिसालें पड़ी हैं, आपके साथ ही है इसी बड़े सगीर में श्रीलंका, तमिलनाडु के खिलाफ जो उन्होंने खुद को हमले होते थे, क्या वो इस बहस में पड़े थे? क्या वो मुज़ाकरात में पड़े थे? नहीं। रियासत रूथलेस होती है जब उसके अवाम को शहीद किया जाता है, तो हमें भी ये काम करना होगा। फिर जो अब इसको अज़्म इस्तेहकाम को विजन इस्तेहकाम कहा जा रहा है कि जी हमने स्मगलिंग को रोकना है, तो स्मगलिंग आपकी, अब ये जो जिरगा हुआ था एक नाम नेहाद खैबर पख्तूनख्वा में, कहा जा रहा है कि जी अफगान बॉर्डर को खोल दिया जाए, तो क्या बॉर्डर को रेगुलेट नहीं करना? आप कैसे उसको खोल दिया जाए कि चाहे वहां से दहशतगर्द आते रहें? अफगान हुकूमत दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। उसकी देखें वजूहात है, वो टीटीपी के नजरियाती तौर पे उनके करीब हैं, और टीटीपी ने हुई उनके साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला किया हुआ है, तो वो अब उनको खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? अगर वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो जाके दाइश से मिल जाएंगे जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। आपके मुल्क में चाइना आना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि पहले हमारे सिक्योरिटी के तहफुजात को दूर करें। तो कहीं ना कहीं से इब्तिदा आपने करनी है। हम मॉब लिंचिंग को, मॉब जस्टिस को, जैसे सजाद अनवर साहब कह रहे थे, नहीं इनकरेज कर सकते। अगर आप स्वात जैसे वाकयात चाहते हैं कि हो, जैसे लाहौर में एक खातून के साथ हुआ था वो वाकया हो, या श्रीलंका के शहरी के साथ जो वो वाकया हुआ था, तो माजरत के साथ मैं ऐसे किसी भी चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। हमें इस पाकिस्तान में अगर अमन की तरफ जाना है तो एक दफा तमाम सियासी जमातों को एक पेज के ऊपर आना होगा, जहां पे आपने कहने नो मोर दहशतगर्दी, स्मगलिंग, माफिया, कच्चे के डाकू या राजनपुर के डाकू, इन तमाम का खात्मा करना है। अगर आपने इस मुल्क में अमन लेके आना है, ये अमन अवाम को एम्पावर करने से नहीं आएगा। अवाम के हाथों में आप दे दें डंडे और उनको कहें कि जाके कहीं पे धरना देना शुरू कर दो, किसी की भी गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दो, किसी के ऊपर भी आप मजहब का नाम लेके आप उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसका कत्ल करना शुरू कर दो, ऐसे नहीं मुल्क चलते हैं। आपको कोई ना कोई सिस्टम वज़ा करना है। सबको एक पेज पे आने की जरूरत, सबको एक पेज पे आने की जरूरत है। जैसे सजाद अनवर साहब ने कहा कि आपको निज़ाम में क्लैरिटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इबहाम है। डॉक्टर वदूद कुरैशी साहब, सर फरमाइएगा कि जिस तरह सजाद अनवर साहब ने भी कहा क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हम हर चीज़ में देखते हैं कि इबहाम ही इबहाम पाया जाता है, और जो सियासतदान है वो हमेशा अपने सियासी मकासद और सियासी नज़रियात के नज़रिए को प्रमोट करने के लिए सामने चीज़ें रखते हैं, देखते हैं। अभी इस ऑपरेशन को भी लेकर
जितनी सियासी जमातें हैं हमारी, सब के अंदर इख्तलाफ पाया जा रहा है। हुकूमत का अपना एक बयानिया है, अपोजिशन का अपना एक बयानिया है, और सारे एक साथ बैठने को तैयार नहीं है और कौमी मुफाद को सामने रखने को तैयार नहीं है। और अगर हम अमरीकी कांग्रेस में होने वाली करारदाद, ईवान नुमाइंदगान में करारदाद को भी देख लें तो उसके ऊपर भी इसी तरह ही है। कोई एक बयानिया नहीं हो पा रहा हमारी सियासी जमातों का, जबकि कौमी मुफाद को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। देखिए, एहसन रज़ा साहब, सज्जाद अनवर साहब और शनीला साहब ने जो कहा 100% दुरुस्त कहा, हर दुरुस्त कहा, लेकिन हमें तारीख से सबक हासिल करने, जैसे शनीला साहब ने कहा, देखिए वहाँ पर प्रभाकर था जिसने श्रीलंका में दहशत फैलाई हुई थी उसका एक 7 साल का सोल्जर था, उसको नाम था सी रेयान, उसको प्रभाकर से तोड़ा उन्होंने, फिर उस इलाके को नॉर्थ प्रोविंस बना के उसको गवर्नर बनाया, उसने उनके लोगों को तोड़ा, अंदर से जो दहशतगर्द थे अपने साथ मिला, और उसके बाद प्रभाकर को मारा गया, और फिर वो लोग, इंडिया उसकी मदद करता था। सारी सूरत है, हमें पूरी चीज़ को तनाज़र को देखना चाहिए कि आया वहाँ वाक़यात क्या हुआ है, किसी ने अगर दहशतगर्दी की जंग जीती है तो कैसे जीती है, अवाम वहाँ पर साथ हुए। पिल्ले सीरियान को प्रभाकर का सिपाही था, 7 साल का जवान हो गया, उसके कहने पे दहशतगर्दी करता था, उसको बनाया, नॉर्थ प्रोविंस बनाया और उसको फिर उसके ख़िलाफ़ लॉन्च किया, और वो सारी सूरत हाल है। देखें, जहाँ तक है हजूमी तशद्दुद, वहाँ पर एक आदमी को मारा गया, खातून, ये काबिल मज़म्मत वाक़यात हैं। यहाँ पर एक नया तमाशा है कि बलवे का कानून है कि बलवे में लोगों को मार दो, कोई एक एक आदमी को पढ़ के सज़ाएँ देनी, ये क्या बात है? किसी को आप राह चलते हुए पकड़ लें और उसको जला दें और मार दें और तशद्दुद करें, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। किसी भी महज़ब, क्या इस्लामी तौर पर भी जायज़ नहीं है, मजहबी भी जायज़। सियासी जमातें क्यों नहीं एक पेज पर आती कौमी मुफाद को? अपने मफाद है ना सियासी जमात, यू नेम इट। किस सियासी जमात में करप्शन नहीं है? यू नेम इट। इमरान खान है, नून है, पीपल्स पार्टी, एक सियासी जमात बताएं कि जिसके दौर में करप्शन नहीं हुई है, लूट मार नहीं हुई है, इश्तहारात के पैसे नहीं लिए गए, टीवी चैनलों में पैसे नहीं लिए गए, लोगों के काम कराने के पैसे नहीं लिए गए। ठीक है, एक आधा लीडर बेहतर होगा, ज़ात की हद तक बेहतर है। अगर इस इदारे का, एक इदारे का सरबराह अगर ठीक है तो इदारे में सारे आदमी ठीक होने चाहिए। जब आप देखें, 2 तरह की बातें, एक तो यह है कि अवाम ठीक हो जाएं, सारा माशरा ठीक हो तो मुल्क ठीक होगा, या फिर हुक्मरान ठीक हो। इस्लाम में यह है कि आपका ऊपर का हुक्मरान जब ठीक होगा तो माशरा सारा ठीक होगा। सही सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और जनाब सज्जाद अनवर साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे, शनीला मार साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे, और साथ ही इजाज़त इस बात से लूँगा कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं उन सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि कौमी मुफाद जो हैं उनको मद्देनज़र रख के अपने ज़ाती मुफादात को पसे पुष्ट डालना बहुत ज़रूरी हो चला है, और तभी जाकर अवामी मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।